इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। मार्गशीर्ष आया, ठंडी छाया, खेतों ने फिर श्रृंगार सजाया। ओस की बूंदें मोती बनकर फसलों का आंचल भरने आया। गेहूं की हरियाली लहराए, चना सरसों मन को भाए। हल्की धूप शीतल पवन किसान के मन में आशा जगाए। खेतों में मेहनत रंग लाती, मेहनत कश की नींद उड़ाती। सिंचाई, निराई, रखवाली, हर पल किसान संग निभाती। मार्गशीर्ष कहे सजग रहो, फसल की हर अवस्था पहचानो। मिट्टी पानी खाद का संतुलन, समय पर हर काम निभाओ। ठंड बढ़े तो फसल बचाओ, ओलावृष्टि से सावधान रहो। प्रकृति से मित्रता कर लेना, खेती में हर नुकसान सहो। मार्गशीर्ष में श्रम की पूजा, धरती माँ का यही संदेश। मेहनत धैर्य विश्वास के संग किसान रचता है भविष्य विशेष। और किसान भाइयों और बहनों और हमारे तमाम श्रोताओं का आकाशवाणी के किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। और आज मैं हूँ आपके साथ सपना सोनी और मैं हूँ तंजीला। तो स्वीकार कीजिए हमारी राम राम। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम विशेष रूप से उन किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसान भाइयों के लिए है जो संगठित होकर खेती को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं, और उन किसानों के लिए भी जो अभी तक अकेले खेती कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने के नए रास्ते तलाश रहे हैं। आज की बात हम किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसान भाई, इसी विषय पर आज की बात हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारे मेहमान क्रम के अंतर्गत हैं विनोद पवार, ग्राम छावड़ी, रिधोरा, तहसील उमरेठ से आधुनिक खेती से संबंधित इनसे बातचीत करेंगी तंजीला खान। और साथ ही होगा हमारे किसान भाई बहनों का मनोरंजन लोकगीतों के माध्यम से, और होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी। तो हम हमारी आज की बात शुरू करें उसके पहले हम सुनते हैं ये लोकगीत। मैंने तो काबा काशी, मैंने तो काबा काशी, मक्का मदीना ढूंढा तीरथ सारे। ओह मितवारे, ओह मितवारे, मैंने तो काबा काशी, मैंने तो काबा काशी, मक्का मदीना ढूंढा तीरथ सारे। ओह मितवारे, ओह मितवारे, मंदिर मस्जिद, ओह मंदिर मस्जिद, गिरजा घरों में, जल में थल में और अंबर में हो। मंदिर मस्जिद, ओह मंदिर मस्जिद, गिरजा घरों में, जल में थल में और अंबर में हो। जादूगर की, जादूगर की, जादूगर के खेल खिलौने हैं घर घर में। ओ खेल खिलौने हैं घर घर में, ढूंढ के हारा सारे आंगन में, ढूंढा नहीं क्यों
सखारे हो मितवारे। मैंने तो काबा काशी, मैंने तो काबा काशी, मक्का मदीना ढूंढा तीरथ सारे। ओह मितवारे, ओह मितवारे, ओह अंधियारों में, ओह अंधियारों में, उजियारों में, चंदा सूरज और तारों में हो, फूलों में है कलियों कांटों में, फूल किनारे मंझधारों में, ओह मंझधारों में, ढूंढ के हारा वृंदावन में, ढूंढा नहीं क्यों अपने ही मन में, उसी को साँझ सखारे हो मितवारे। मैंने तो काबा काशी, मक्का मदीना ढूंढा तीरथ सारे। अभी आपने लोक रंजनी क्रम के अंतर्गत ये लोकगीत सुना और इसे सुनना चाहा था। न्यूटन नंबर 11 परासिया, देवी शंकर गुप्ता, पप्पू गुप्ता, उमा गुप्ता, देवेश गुप्ता, मुनिया जी और प्रिया, इन सभी ने हमें पत्र लिखा था इस लोकगीत के लिए और इसमें गाने थे घनश्याम दास के। और आइए अब हम जुड़ते हैं हमारी आज की बात से। हमारी आज की बात का विषय है किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसान भाई। आज खेती की दुनिया बदल रही है। छोटे छोटे किसान जब अकेले बाजार से लड़ते हैं तो अक्सर सही दाम नहीं मिल पाता, पर जब यही किसान एक संगठन के रूप में जुड़ते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। किसान उत्पादक संगठन, जिसे हम FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, किसानों को एक मंच देता है जहां वे सस्ता बीज, खाद, पानी खरीद सकते हैं, अपनी उपज को बड़े बाजार में बेच सकते हैं और किसान भाइयों सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किसान उत्पादन संगठन में जुड़कर किसान किस तरह अपनी आर्थिक स्थिति और खेती दोनों को मजबूत बना सकते हैं। किसान भाइयों, किसान उत्पादक संगठन में 100 से 1000 तक किसान सदस्य बनकर मिलकर काम करते हैं। इससे खेती की लागत 20 से 30% तक घटती है, उपज को सही दाम मिलता है और किसानों की हिम्मत बढ़ती है। FPO सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और इसे कई योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता भी मिलती है। किसानों को आधुनिक तकनीक, मृदा परीक्षण, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का प्रशिक्षण भी मिलता है। और किसान भाइयों, इससे न सिर्फ खेती में लाभ बढ़ता है बल्कि गांव में नई संभावनाएं और छोटे छोटे कृषि उद्योग भी शुरू होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में FPO है तो उससे जुड़कर अपना लाभ बढ़ाएं और यदि नहीं है तो अपने 10 से 20 साथी किसानों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, और अक्सर देखा जाता है कि छोटा किसान पूरी मेहनत से फसल उगाता है लेकिन बाजार में उसे अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। बिचौलिए मुनाफा कमा लेते हैं और किसान पीछे रह जाता है। इसी समस्या का समाधान है किसान उत्पादक संगठन। अब हम जानते हैं कि FPO क्या है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO किसानों का एक ऐसा संगठन है जिसमें किसान स्वयं मालिक भी होते हैं और भागीदार भी। बिल्कुल, और इसमें किसान भाइयों जुड़कर खेती, जो हमारे किसान भाई होते हैं वो जुड़कर खेती से जुड़े सभी काम जैसे कि बीज खरीदना, खाद, दवा लेना, है ना, और फसल बेचना, भंडारण और प्रसंस्करण सामूहिक रूप से करते हैं। क्यों सपना जी? बिल्कुल। और FPO को कंपनी अधिनियम के तहत प्रोड्यूस जो कंपनी रहती है कि उसके रूप में
पंजीकृत भी प्रोड्यूसर, है हाँ, ना, यानी जो प्रोड्यूसर अपने जो होते कंपनी हैं, के रूप में हाँ, उसको पंजीकृत उसको भी करते हैं। पंजीकृत किया जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब हुआ कि यह पूरी तरह किसानों की संस्था होती है, ना किसी व्यापारी या निजी कंपनी की। अब हम बात करते हैं कि एफपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे देश में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। छोटे किसान अकेले ना तो बाजार में मोल भाव कर पाते हैं और ना ही बड़ी कंपनियों से सीधा संपर्क बना पाते हैं। जब किसान अकेला होता है तो उसकी आवाज़ कमज़ोर होती है। लेकिन जब वही किसान एफपीओ के रूप में संगठित होता है तो उसकी उपज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, बिल्कुल। बाजार में पहचान बनती है और सही दाम मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि यदि अधिक से अधिक किसान एफपीओ से जुड़ें। बिल्कुल सही कहा तंजिला। और अब बात करते हैं कि एफपीओ से किसान को क्या क्या लाभ है। किसान भाइयों, एफपीओ से जुड़ने के कई बड़े फायदे हैं, जैसे लागत में कमी, एफपीओ खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र थोक में खरीदता है। इससे किसानों को 20 से 30% तक सस्ता सामान मिलता है, उपज का सही दाम मिलता है। एफपीओ से किसानों की फसल को एक साथ बेचता है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और किसान को सीधा लाभ मिलता है। और किसान भाइयों, सरकारी योजनाओं का भी आप लोगों को इससे लाभ मिलता है। बिल्कुल। एफपीओ को सरकार द्वारा अनुदान खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल विविधीकरण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की जो जानकारी होती है वो भी देता है। बिल्कुल। और रोजगार के अवसर मिलते हैं। एफपीओ से गांव में पैकेजिंग, भंडारण और प्रसंस्करण जैसे काम शुरू होते हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलता है। किसान भाई एफपीओ से जुड़कर इसकी सदस्यता लेकर जुड़ सकते हैं, शेयर लेकर उसके भागीदार बन सकते हैं और एफपीओ को सरकार 15 से 25 रुपए लगभग तक की मदद करती है। किसानों को ऋण, बीमा और उपकरण खरीदने में भी आसानी होती है। बिल्कुल सपना जी, जैसा कि आपने बताया कि 15 से 25 लाख रुपए तक की भी मतलब मदद मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। तो किसान भाइयों, एफपीओ बनाने के लिए ज़रूरी बातें जो किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, कम से कम 10 किसान मिलकर एफपीओ की पहल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और फिर भाई किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, कृषि सरकारी समिति, कृषि क्लब, पंचायत स्तर पर किसान संगठन जुड़ सकते हैं। शर्त यह है कि खेती से जुड़े हों और संस्था की शर्तों को स्वीकार करें। बिल्कुल, यानी कि ये जो भी लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं वे खेती से जुड़े होना चाहिए, तभी संस्था की शर्तों को वो सभी स्वीकार कर सकते हैं। और एफपीओ में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज जो किसानों के पास होना चाहिए: आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि का विवरण, किसान रिकॉर्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। बाद में इसे प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है। इससे किसान संगठित होते हैं, कृषि आधारित छोटे उद्योग शुरू होते हैं और किसान आधुनिक होते हैं। बाजार पर किसानों का नियंत्रण बढ़ता है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, यही थी भाई हमारी आज की बात। और हमें उम्मीद है कि यह जानकारी हमारे लिए उपयोगी होगी, हमारे किसान भाइयों को भी बहुत पसंद आई होगी और वो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बिल्कुल। तो अब हम जुड़ते हैं लोकरंजनी क्रम के अगले क्रम से। चलिए। और इसके लिए पत्र आया है आपके पास, मुझे तंजीला एक पत्र दिख रहा है। हाँ सपना जी, ये पत्र आया है आलीवाड़ा से, ग्राम आलीवाड़ा से, ब्लॉक तामिया है और जिला छिंदवाड़ा। हाँ। तो पहुंचाने वाले हैं देवी राम इनवाती और दामिनी इनवाती। और साथ ही एक पत्र और रखा हुआ है मेरे पास, ग्राम बमनी लाला, पोस्ट परसोली से सतीश रघुवंशी, राज रघुवंशी, वीरपाल यादव और रोहित सोनी, प्रमीला सोनी, बरारीपुरा, छिंदवाड़ा से। इन सभी ने सुनना चाहा ये लोकगीत धूमन प्रसाद कुशवाहा साथी की आवाज़ में।
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद आइए हम जुड़ते हैं हमारे मेहमान क्रम में। आधुनिक खेती से संबंधित बातचीत युवा कृषक विनोद पवार, ग्राम छावड़ी रिधोरा, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा से, और इनसे बातचीत करेंगी तंजिला खान। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज हम मेहमान क्रम के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के प्रगतिशील किसान से बातचीत करने जा रहे हैं जो कृषि क्षेत्र में बहुत ही मशहूर क्षेत्र है।
यहाँ के अनाज और सब्जियाँ छिंदवाड़ा जिले में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी इनका आयात होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छाबड़ी रिधोरा तहसील उमरेठ जिला छिंदवाड़ा की। यहाँ के किसान उन्नत तरीकों और नवाचार कृषि को अपनाकर कृषि क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त कर रहे हैं और हमारे अन्य किसान भाइयों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। और आज हम इसी क्षेत्र के प्रगतिशील किसान श्री विनोद पवार जी से उनके प्रेरणादायक अनुभव साझा करने जा रहे हैं, जिन्होंने मेहनत और लगन के सहारे नवाचार और पशुपालन इन सभी में सफलता की ऊंचाइयां छू ली हैं। तो विनोद पवार जी, सबसे पहले तो भैया स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। जी नमस्कार। विनोद पवार जी, आप कितने वर्षों से खेती बाड़ी और पशुपालन का काम कर रहे हैं और कितने एकड़ में आपकी खेती है और कितने पशु वगैरह आपने पाल रखे हैं? मैं 20 वर्षों से अधिक से कृषि कार्य कर रहा हूँ और 20 एकड़ लगभग मेरी कृषि भूमि है, जिसमें मुख्य रूप से अनाज की बात करूँ तो गेहूं, मक्का, चना और सब्जियों में आलू, मटर, चने, इसके अलावा अन्य सब्जियां, तरबूज, डंगरा वगैरह का उत्पादन करता हूँ। और भैया पशु कितने हैं आपके पास? पशु 8-10 नग हैं मेरे पास। अच्छा। तो भैया अभी आपने अपने खेतों में कौन कौन सी फसल उगाई है? अभी वर्तमान में तो आलू के बाद में गेहूं, चना, मटर, अन्य सब्जियां भी लगी हुई हैं और अभी तरबूज और डंगरे की तैयारी चल रही है। भैया आप कृषि की कौन सी पद्धति अपनाकर कृषि कार्य कर रहे हैं और जिससे कि आपको बहुत ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके? मैं जैविक पद्धति के उपयोग कर रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी हुई है और जैविक खेती के साथ साथ मैं आधुनिक पद्धति से कृषि कर रहा हूँ और आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने से फसल की पैदावार बहुत बढ़ गई है। इसमें समय कम लगता है, लागत कम लगती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। बहुत बढ़िया भैया। अच्छी फसल की जो पैदावार है वो सिंचाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? तो सिंचाई के लिए आप किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? मैं सिंचाई के लिए अभी आधुनिक पद्धति के अनुसार ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करता हूँ। इसमें मेरी सिंचाई का रकबा बढ़ गया है, जिससे कम समय में अधिक भूमि की सिंचाई होती है और आधुनिक सिंचाई से हमारी फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। भैया अभी इस समय सबसे ज्यादा आपने बताया कि आलू की फसल सबसे ज्यादा आपके क्षेत्र में लगी हुई है ना? तो भैया इसके बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? मैंने लगभग 10 से 15 एकड़ में आलू लगाया हूँ और हम 1 एकड़ में 1 टन बीज लगाते हैं और लगभग 8 से 10 गुना एवरेज निकालते हैं। इसे हम जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से खेती करते हैं, जिसमें हम जो बीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीदते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही फसल उत्पादन कर बेचते हैं। और भैया प्रति एकड़ में आपको कितना खर्चा आता है और इसमें क्या लाभ कमा पाते हैं आप? हम 1 एकड़ में लगभग हमको जो है खर्चा 50 से 60 हजार रुपए का लगता है और जो आलू की फसल है वो 60 से 90 दिनों की फसल है, जिसमें लगभग हमको जो लाभ आता है वो 3 गुना प्राप्त हो जाता है। आपने शुरुआत में बताया था कि तरबूज और डंगरा के भी आप उत्पादन करते हैं, तो क्या इससे अच्छी आमदनी आपको प्राप्त हो जाती है? हाँ, तरबूज और डंगरे से भी हमें अच्छे लाभ हो जाते हैं और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहता है। हमारा प्रति एकड़ जो निकलता है अच्छे समय पे लग गया और उसका भाव अगर अच्छा मिल गया तो हम लगभग 20 टन प्रति एकड़ निकाल सकते हैं हम और लगभग 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। भैया तरबूज और डंगरे की खेती की शुरुआत किस माह से करना उचित होता है? डंगरा तरबूज की खेती के लिए उचित समय तो दिसंबर जनवरी से इसकी तैयारी चालू हो जाती है और ये तैयारी आलू निकलने से चालू कर देते हैं हम, लेकिन ये मार्च अप्रैल तक भी लगता है और अगर इसमें सही समय पे अगर लग गया तो इससे हमारा उत्पादन भी अच्छा होता है और हमारी इनकम भी अच्छी होती है। तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है आपके खेतों में देखिए उस तरफ कुछ तैयारी चल रही है, कहीं आप तरबूज और डंगरे की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? जी मैडम जी, देखिए ना, ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर से बेड की तैयारी चल रही है, बेड निकल रहे हैं। बेड निकलने के बाद में इसमें मल्चिंग लगाएंगे। मल्चिंग लगाने के बाद में इसमें लेबरों के माध्यम से हम पौधे का रोपण करवाएंगे, जो कि पौधा जो है नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। भैया प्रति एकड़ में इसके लिए आपको कितने लागत लग गई होगी? प्रति एकड़ में लगभग जो है 40 से 50 हजार रुपए तक खर्च आ जाता है। लगभग जो लगता है हमको उसमें लेबर चार्ज और मल्चिंग चार्ज ये सब
जोड़कर लगभग 40 से 50 हज़ार लग जाता है हमको। भैया फसल जो आपकी तैयार होती है तो उसके बाद आप इसे कहाँ बेचते हैं? फसल अगर हमारी तैयार हो जाती तो मैडम इसका सही रेट रहता है, तो हमारे फसल जो है खेतों से ही उड़ जाती है। खरीदार खेतों में ही आकर हमारी फसल को अच्छे दामों में ले लेता है। और इसके दाम आपको किस तरह से मिलते हैं? इसके दाम मैडम अगर अच्छा समय रहा तो 10, 15, 20 रुपए प्रति किलो भी बिक जाता है। भैया आप खेती बाड़ी में मिश्रित खेती को अपनाते हुए अपने खेतों से काफी मुनाफा कमा रहे हैं, है ना? तो क्या आप अपने कुछ सुझाव हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे ताकि वे भी अपने खेतों से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें? जी, मैं सभी किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि वह भी आधुनिक खेती के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए मिश्रित खेती करें, साथ ही पशुपालन भी करें, जिसमें खेती के साथ साथ पशु से भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। विनोद भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे किसान भाइयों से अपनी खेती बाड़ी से संबंधित जो अनुभव हैं वो भी साझा किए हैं। तो भैया अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो नमस्ते भैया। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने मेहमान क्रम के अंतर्गत सुना आधुनिक खेती से संबंधित बातचीत युवा कृषक विनोद पवार, ग्राम छावड़ी रिधोरा, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा से। और जो हमारे पशुधन होते हैं तंजिला, उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में वो भी हमारे जो है वो खेती के उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमारे पशुधन। तो ठंड से बचाव के लिए पशुओं को हवा से बचा के रखें, सूखी और गर्म जगह में रखें, रात में बोरे, पुराने कंबल या टाट से ढके, खासकर बछड़ों को, है ना। और पशुशाला में ठंडी हवा के सीधे झोंकों को रोकें, बिछावन का सही प्रबंध रखें, फर्श पर सूखा भूसा, पुआल या लकड़ी की बुरादे की मोटी परत बिछा दें, बिछावन को रोज़ बदलें ताकि नमी ना रहे, संतुलित और गर्म आहार दें उनको, हरा चारा कम मिलने पर सूखा चारा और दाना संतुलित में दें। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर संगठित खेती की और कदम बढ़ाएं और अपनी मेहनत को सही मूल्य दिलाएं। और साथ ही मेहमान क्रम में हमने जो है अपनी बातचीत रखी आधुनिक खेती से संबंधित। तो हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को हमारी आज की बातें पसंद आई होगी। तो अब हमारा वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मैं सपना बहन, मैं तंजिला बहन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।